हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। और ये है भूगोल का पहला नंबर चैप्टर। और ये जो आपके सामने जो पीडीएफ दिख रहा है, ये अपना पीडीएफ खुद से बनाया गया पीडीएफ है। और मैंने कई बार बोला था कि मैं एक ऐसा पीडीएफ बनवा रहा हूं जिसमें जो है बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी एक ही साथ कंबाइंड रहेगा, ताकि चीजें जो है एक ही जगह से पढ़ा जा सके। मैंने बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर आप सभी को डिटेल से पढ़ाया हुआ है। आप जाइएगा, वीडियो आपको 2-3 दिन पहले का मिल जाएगा, जिसमें ज्योग्राफी का पहला वीडियो आप सभी को देखने के लिए वहां पर मिला था। बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। आज ही क्लास में मेरा जो नोट्स बना हुआ उसको आप लोग देखिए, है ना, कैसे इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। और बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि ये नोट्स कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और बहुत सारी चीजें डिटेल समझाया जाएगा। पहले क्लास को पूरा देखा जाए। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, आप सभी के समक्ष में ऊपर में दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा तो लिखा हुआ है भारत की भौगोलिक स्थिति। क्या लिखा हुआ है? भारत की भौगोलिक स्थिति। यहाँ पर आजिए, भारत की भौगोलिक स्थिति। अब इसके बारे में जानेंगे लोग। सबसे पहला जो सब लिखा हुआ है, भारत सभ्यता संस्कृति का विकास जो है सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। यानी भारत की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भारत की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर विशाल साम्राज्य, व्यापार, संस्कृति, विकास, आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज जो देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सभी को मिलेगा देखने के लिए कि जो सिंधु घाटी है, ये सिंधु नदी को वैदिक आर्यों के निवास स्थान सिंधु नदी की घाटी में था। ईरानियों ने इस नदी को हिंदू नदी, है ना, क्या बोला? हिंदू नदी। तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। किसने कहा? ईरानियों ने कहा। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? याद रखिए, किसने दिया था? ईरानियों ने दिया था। उसके बाद देखेंगे यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या बोला? इंडस नदी बोला, जिसके नाम पर अपने देश का नाम इंडिया पड़ गया। यानी यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया रखा और ईरानियों ने भारत के नाम हिंदुस्तान रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो बोलते समय जो प्रोनाउंसिएशन करते थे, उच्चारण करते थे सिंधु नदी का, तो वो सिंधु नदी को क्या बोलते थे? ईरानी लोग सिंधु नदी को ही हिंदू नदी बोलते थे। क्या बोलते थे? हिंदू नदी बोलते थे। ठीक है। और सेम टू सेम यूनानी जो थे वो सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते थे, इंडस रिवर बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडस रिवर। यानी कि उनके बोलते समय सिंधु ना बोला कि इंडस बुलाता था, तो वो इंडस रिवर की वजह से इंडिया बोल दिए। और जब ईरानी आए भारत में, तब वो सिंधु नदी को सिंधु नदी ना बोल के हिंदू नदी बोलते थे। उन्होंने इस देश का नाम हिंदुस्तान रख दिया कि हिंदू नदी के आसपास में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी लोग, है कि नहीं। उसी तरह यूनानी जो आए, उन्होंने कहा कि इंडस रिवर के आसपास रहने वाले लोग इंडिया कहलाए, है कि नहीं। इस तरह से हमारे देश का नाम जो है अलग अलग नामों का नामकरण हुआ। ठीक है। आगे आ जाइए, आगे चलते लो, आगे देखेंगे लोग। यहाँ आएंगे तो मैप एक दिख रहा होगा आप सभी को स्क्रीन पे। यहाँ पर देखेंगे तो इस मैप से बहुत सारी चीजें आप सभी को जानने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आइएगा, जैसे मान के चलिए, ये जो देखेंगे आपको, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ से साउथ जो है, भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पिछले एग्जाम में भी पूछा हुआ था कि भारत की जो है उत्तर से दक्षिण जो है कितनी इसकी लंबाई है। याद रखिएगा, कई बार मैं बताता हूं कि मैप का मतलब होता है अच्छे से जानना, अच्छे से समझना। क्योंकि भूगोल में जिसको मैप पे अच्छे से पकड़ है, 50% चीजें आप ऐसे ही जान चुके हैं। ठीक है। तो मैप में ये चीजें बहुत जानना जरूरी होता है कि डायरेक्शन किधर किधर है, यानी दिशा भी जानना जरूरी है। अब दिशा में सबसे पहले याद रखना है कि ऊपर जो दिशा होता है वो होता है नॉर्थ, नीचे जो दिशा होता है वो साउथ, और इस साइड में वेस्ट, और इस साइड में होता है ईस्ट होता है। याद रखिएगा, यानी नॉर्थ टू साउथ जो है भारत जो है 3214 किलोमीटर है। वही देखेंगे आपका वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब जो है 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है। यहां से और भी बहुत सारी चीजें बताने के लिए है, और भी चीजें बताते हैं। यहाँ पर आइए, उसके बाद देखेंगे, आगे देखेंगे तो यहाँ की इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार।
पिछले क्लास में भी अक्षांश और देशांतर के बारे में डिटेल से समझाया था, फिर दोबारा समझा रहा हूं कि हमारी जो ग्लोब है, यानी जो ग्लोब है उस पे इस तरह की जो रेखाएं खींची गई, इस तरह की रेखाएं खींची गई है, जिसको इंग्लिश में लेटीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटीट्यूड बोला जाता है। उसी को हिंदी में बोला जाता है अक्षांश। क्या बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है। ये अक्षांश रेखा इस तरह खींची गई, यानी कि आपका वेस्ट टू ईस्ट ग्लोब पर खींची गई रेखा है अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक है, ये अक्षांश रेखाएं जो है भारत से कहां टच की है? तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से टच की है। कहां से? 8 डिग्री 4 मिनट से। वही जो है वही देखेंगे तो निकली कौन सी डिग्री से? तो 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट से निकला है और टच किया है 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक है, ये भारत के मुख्य भूमि का दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के मुख्य भूमि से अक्षांश रेखा जो है कहां से कहां तक इसका विस्तार है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। दोनों याद रखिएगा, और दोनों ही उत्तर साइड में। क्यों उत्तर साइड में? क्योंकि फिर से अगेन देखेंगे, ग्लोब देखेंगे, ग्लोब के बीचों बीच से गुजरी हुई एक विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के ऊपर है यहाँ पर अपना प्यारा सा भारत। और ये देखेंगे तो मान के चलिए बीचों बीच की रेखा होगी, ये इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। जो भी खड़ी रेखा होती है उसको देशांतर, और जो ऐसे पड़ी हुई रेखा रहती है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अब ध्यान समझिए, अगर देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो भारत जो है किधर है? ईस्ट में, यानी पूरब में है। और आप जो है अक्षांश के हिसाब से देखेंगे तो भारत जो कहाँ है? नॉर्थ में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अक्षांश के हिसाब से भारत जो है किस दिशा में है? किस दिशा में है? किधर दिख रहा है आपको? नॉर्थ साइड में दिख रहा है कि नहीं है? और वो देशांतर के हिसाब से दिख रहा है तो किधर दिख रहा है भारत? बताइए। ईस्ट में, यानी पूरब साइड में दिख रहा है। यानी कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं भारत में हो गई, यानी कि ये अक्षांश रेखा चाहिए, ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं वो सब किधर होगी? दिशा में बोला जाए तो नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में होगी। यानी कि जो ये वाला है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर ही है, और जो निकला हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट तो वो भी उत्तर में ही है। ठीक है, समझ आ गया? उसी तरह सेम टू सेम अगर देशांतर रेखा देखा जाए तो ये देशांतर रेखा जो 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये पूरब में हो जाएगा, और जो निकला है ये भी पूरब में हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में। दोनों ही पूरब में। क्यों हुआ? समझ आया कि ग्लोब में इसकी डायरेक्शन किधर है? इसी वजह से होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। जैसे सिंपल समझो, भारत का ये कौन सा दिशा है? ये कौन सी दिशा है? पश्चिम है कि नहीं है? लेकिन अगर देशांतर के लिए बोला जाएगा तो क्या ये पश्चिम देशांतर है? पश्चिमी देशांतर है? ये नहीं, दोनों ही क्या है? पूर्वी देशांतर है। क्यों पूर्वी देशांतर है? अभी जस्ट समझाए, क्योंकि ग्लोब पर अपना भारत जो है यहां पर है, तो जितनी भी देशांतर रेखाएं सब के सब पूरब में होगी। जब पूरी दुनिया की बात करेंगे तब अपना भारत जो है किधर आ जाएगा? पूरब साइड में आ जाएगा देशांतर के हिसाब से, और अक्षांश के हिसाब से किधर चल जाएगा? अक्षांश के हिसाब से किधर जाएगा? अक्षांश के हिसाब से नॉर्थ साइड में पहुंच जाएगा। समझे ना? जब ये पूरी दुनिया की बात करेंगे तब, और सिर्फ भारत की बात करेंगे तब तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो होगा ही, है कि नहीं है? तो अक्षांश और देशांतर क्या सिर्फ भारत में है? नहीं है ना, पूरी दुनिया में है कि नहीं है? सिंपल बात है। आगे जी, आगे समझते लो, आगे देखते लो। ठीक है ना? आगे समझते लो, इसमें आगे देखते लो डिटेल से। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुकिएगा आप लोग। आगे जी, आगे चलते लो, आगे समझते लो। ठीक है, तो यहां पर जो बता रहा था कि देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा दोनों ही आप सभी को उम्मीद है कि क्लियर रूप से समझ आ चुका होगा। ठीक है, आगे आते लो, आगे बढ़ते हैं लो। अब यहां देखेंगे और भी बहुत सारी चीजें जानने वाला है इसमें। जैसे कि ये देखेंगे तो यहां पर आपको आएगा कि जो भारत का जो मुख्य भूमि है ना वो 8 डिग्री शुरू है, लेकिन ये जो है ना ये अंडमान निकोबार ये जो शुरू हुआ ये 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू हुआ। 4 मिनट कहीं कहीं 45 मिनट भी देता है, तो याद रखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट से भारत का अंडमान निकोबार जो हिस्सा है भारत का, वो अगर अक्षांश से देखेंगे तो वो थोड़ा सा नीचे है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत की अक्षांश जो है कहां से कहां तक है? तो 6 डिग्री से शुरू है। और भारत का मुख्य भूमि का देखो दो तरह का वर्ड पूछेगा। जब पूछेगा मुख्य भूमि, मुख्य भूमि मतलब होता है कि ये वाला सिर्फ पूछ रहा है, ये वाला। और जब पूछेगा ओवरऑल टोटल यानी कुल भूमि का, तो कुल भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तब कुल भूमि का अक्षांशीय विस्तार बोलेंगे, तब 6 डिग्री शुरू करेंगे और 37 डिग्री 7 मिनट तक जाएंगे। कितना डिग्री तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएंगे। ठीक है, यानी 6-4 से लेकर 37-6 तक जाएंगे। और वही पूछेगा मुख्य भूमि का, तब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जाएंगे। समझ आए ना? दोनों चीजों में अंतर है, मुख्य भूमि और कुल भूमि में, दोनों में अंतर आप लोग याद रखिएगा। आगे आते लो, आगे समझते लो। यहाँ पर आइए, और भी भारत में जानने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे मान के चलिए कि जो भारत का सबसे अगर दक्षिणी बिंदु देखेंगे, सबसे दक्षिणी बिंदु यानी सबसे नीचे वाला है ना, नीचे वाला बिंदु, इसका नाम है क्या? तो याद रखिएगा क्या नाम है? इंदिरा। कौन बताएगा? इंदिरा पॉइंट नाम है। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट नाम है। और वही मुख्य भूमि क्या नाम है? ये बताओ, इसका नाम क्या है?
कन्याकुमारी, क्या नाम है? कन्याकुमारी, या इसी को बोलते हैं कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप, क्या बोलते हैं? कुमारी अंतरीप। दोनों याद रखिएगा, कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी बोलते हैं। उसके बाद आएंगे तो ये वाला बिंदु क्या नाम बताइए? तो ये वाला, इस बिंदु क्या नाम है? इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल नाम है। क्या नाम है? इंदिरा कौल। अच्छा, ये वाला बिंदु क्या नाम है? कौन बताएगा? किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, ये वाला बिंदु क्या नाम है? ये वाला बिंदु का कौन बताएगा? गौर माता, गौर माता या गुहार माता। ठीक है, गुहार माता। ठीक है, गौर माता या गुहार माता। ये कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, सब याद रखिएगा कि भारत का सबसे अंतिम पॉइंट हो गया। पूरब साइड में देखे तो इधर आ गया किबुथु, पश्चिम साइड में गौर माता, वही दक्षिण साइड में दो है, एक तो मुख्य भूमि का कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप, और एक टोटल ओवरऑल का इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और सबसे उत्तर में इंदिरा कौल है कि नहीं है? सब याद रखिएगा, टोटल एग्जाम में एक नई क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। उसके बाद देखेंगे तो यहां से शुरू है, ये जो है कौन सी है? श्रीलंका। कच्ची शुरू है, याद रखिएगा, यहां से जो शुरू है ये है श्रीलंका। ठीक है, ये क्या शुरू है? श्रीलंका शुरू है। यहाँ पर एक जल संधि, यानी इधर का पानी इधर जाता है और इधर का पानी इधर आता है, इसको क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। ठीक है, और यहाँ पे एक खाड़ी है, खाड़ी जो है, खाड़ी जैसे कि ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, उसी तरह यहाँ भी एक खाड़ी है, उसका नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर एक खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछता है भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे जी, और क्या चीज इसमें जानने वाला है? और जानने वाला चीज अगर देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जी, अगर पूछेगा कि भारत के साथ जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन किसका बनता है? किसका बनता है? तो याद रखिएगा, बताइएगा आप लोग, क्या बताइएगा कि बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा भारत जो है सबसे ज्यादा करता है। 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ जो है सीमा साझा करता है। कौन करता है? भारत जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा, बताने के लिए याद रखिएगा। उसके बाद कहिएगा किसके साथ सीमा साझा करता है? तो चाइना के साथ सीमा साझा करता है सबसे ज्यादा। अगला किसके साथ करता है? तो चाइना के साथ करता है। किसके साथ भैया? चाइना के साथ करता है। 3488 किलोमीटर जो है चाइना के साथ में। उसके बाद किसके साथ बताइएगा? पाकिस्तान के साथ करता है। कितना करता है? तो बताइएगा कि पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर है। कितना भैया? 3023 किलोमीटर है, 3 नंबर पर। ठीक है, सबसे कम कोई पूछेगा किसके साथ होता है? तो बताइएगा यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ होता है। 106 किलोमीटर मात्र जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है भारत। ठीक है, याद रखिए, याद रहे कि नहीं रहेगा? सॉरी ना, सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। लेकिन 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 यहाँ पर वर्तमान समय में क्या है ना, यहाँ ये जो जगह है ना, ये खा गया है। कौन खा गया है? पाकिस्तान अपने अंदर में कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? पाकिस्तान अपने अंदर में कब्जा कर लिया। इस जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस जगह को? इस जगह को बोला जाता है POK। क्या बोला जाता है? POK, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान द्वारा छेकल जगह। क्या बोलते हैं? पाकिस्तान द्वारा छेकल जगह। ठीक है, इसको पाकिस्तान जो है कब्जा कर लिया है। और इधर से जो है ना, इधर से चाइना भी कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? चाइना जगह कर लिया। चाइना जो जगह कब्जा किया उसको बोलते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से दोनों कब्जा कर लिए लोग, खा गया लोग। और क्या चीज इसमें जानने वाला चीज है? और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी। यहाँ जी इस साइड में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। अब समझते एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट बातें को। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे भारत कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे। अच्छा, भारत 7 नंबर पे है, तो इससे बड़े तो 6 गो और बड़ा होगा। कौन कौन है 6 गो बड़ा? है ना, क्या ट्रिक बताए थे? रुक चीन, चीन, USA बड़ा। अब क्या भैया आ रहा है? आ रहा है भारत। कौन आ रहा है भैया? भारत आ रहा है। यानी कि रूस है, रूस। क्या भैया? रूस। क से कनाडा 2 नंबर पर। ठीक है, चीन से चीन 3 नंबर पर, USA 4 नंबर पर, बड़ा से ब्राजील। क्या भैया? ब्राजील 5 नंबर पर। ठीक है, उसके बाद आ से ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर। क्या भैया? ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर। और 7 नंबर पे अपना प्यारा सा भारत हो गया, है कि नहीं है? ये 7 जो है बड़े बड़े देश है भारत को मिलाकर। ठीक है, याद रखिएगा पूरी डिटेल से, जैसे भी याद हो। अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ जी? अगला क्या लिखा हुआ है? आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे
वही यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील को नाराजील लिख दिया हुआ, यहाँ पर ब्राजील कीजिएगा, क्या कीजिएगा, यहाँ पर कीजिएगा आप लोग ब्राजील, ठीक है, क्या कीजिएगा, ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। उसके बाद आ गया जी, उसके बाद आगे आएंगे तो लिखा हुआ है इसके अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बताई दिया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और 68 से लेकर 97 जो है देशांतरीय विस्तार है, और ये पूरा ओवरऑल का 645 बता दिया, ठीक है, आ गया जी। और उसके बाद देखेंगे तो कुमारी अंतरीप के बारे में बता दिया, ये सारी चीजें बता दी कि नहीं बताया, कुमारी अंतरीप के बारे में, दक्षिणी बिंदु, सारी चीजें समझ आ गया आप लोग को। उसके बाद और देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि 2004 में एक्चुअल में क्या हुआ था, जो अभी बता रहा था, ये सबसे निचला जो पॉइंट है क्या है, कौन सा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये क्या हुआ था कि ये क्या हुआ था कि 2004 में डूब गया, जलमग्न हो गया था, क्या हो गया था, जलमग्न। 2004 में क्या हो गया, ये सुनामी के लहरों के कारण ये जलमग्न हो गया, क्या हो गया, जलमग्न हो गया था, क्या हो गया तो भैया, जलमग्न हो गया था, ठीक है। आगे आते लो, आगे समझते लो। और भी इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि एक और चीज याद आ गया, बता देता हूं आप सभी को। यहाँ पर इसकी जो स्थलीय सीमा रेखा है कितनी है, कौन बताएगा, स्थलीय सीमा रेखा भारत की कितनी है, बताइए लोग, भारत की स्थलीय सीमा रेखा जो है कितनी है, जमीनी सीमा रेखा कितनी है भैया, कितना है बताइए, नहीं याद आ रहा आप लोग को, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा रेखा है। अच्छा, जलीय सीमा रेखा कितनी है, जलीय सीमा रेखा कौन बताएगा, ये जो जलीय सीमा रेखा ये कितनी है, जलीय सीमा रेखा, जलीय सीमा रेखा कितनी है, कौन बताएगा, बताइए जलीय सीमा रेखा कितनी है, कितनी जलीय सीमा रेखा, जलीय सीमा रेखा देखेंगे तो कितनी है भैया, कितनी बताइए, कितनी जलीय सीमा रेखा है, बताइए जलीय सीमा रेखा कितनी है, अब बताइए कितनी जलीय सीमा रेखा है। जलीय सीमा रेखा जो है वो हो जाएगा आपका 6100 किलोमीटर, कितना है, 6100 किलोमीटर, कितना भैया, 6100 किलोमीटर। लेकिन ये भी जलीय सीमा रेखा है कि नहीं, ये भी जलीय सीमा रेखा, यहाँ भी है जलीय सीमा रेखा, लक्षद्वीप मिला के टोटल मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा ओवरऑल। दूसरा क्वेश्चन पूछता है भारत के मुख्य भूमि का जलीय सीमा रेखा कितनी है, 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछेगा भारत का कुल जलीय सीमा रेखा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। देखेंगे तो 75 से दुगुना है कि नहीं है, दुगुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि स्थलीय सीमा रेखा जलीय से कितना बड़ा है, दुगुना बड़ा है कि नहीं है, नहीं दिख रहा है, 75 दूना 15 होता है, 150 होता है कि नहीं, 75 दूना है कि नहीं है, तो सीधे सीधे बड़ा दिख रहा है आप सभी को। आ गया जी, आगे समझते लो। तो ये तो समझ आ गया 2004 में ये डूब गया था। उसके बाद जी और क्या लिखा हुआ है, और आएंगे तो यहाँ देखेंगे आपको जो है, यहाँ ग्रेट निकोबार इंदिरा कॉल के बारे में लिखा है, गौर माता सब बताई दी आप सभी को। यहाँ लिखा है कि हिमालय पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत श्रेणियां है। अब ये कहाँ कहाँ है सब बता देते हैं, हिंदुकुश यहाँ पर आ जाइए, फिर मैप में पहाड़ के बारे में दिए, पहाड़ के बारे में चर्चा कर देते हैं, आ जाइए यहाँ पर, यहाँ जी। और आप सभी को जिनको भी ये पीडीएफ वगैरह लेना होगा तो इसमें और भी चीजें हैं, और भी चीजें ऐड कर रहा हूँ, धीरे धीरे चीजें मिल जाएगी। जैसे ही हमारा बैच जो आएगा सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से। एप्लीकेशन जो है 1 से 2 दिन में आपका आ जाना चाहिए। अगर बाय द वे नहीं आया तो संडे को मैं आप सभी को अनाउंस कर दूंगा कि यूट्यूब पर हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर हम लोग क्या आएंगे, लाइव आएंगे, डेली 7 बजे जो है 7 PM शाम में आप सभी डेली लाइव आइएगा। उस समय जो है क्लास में कंटिन्यू शुरू कर दूंगा। संडे से आप लोगों का क्लास जो है शुरू हो जाने वाला है, एकदम कंफर्म संडे से क्लास शुरू होने वाला है। कल मैं आप सभी को बता दूंगा कि कैसे कैसे कौन सी क्लास चलेगी, और रूटीन क्या रहेगा, टाइम टेबल क्या रहेंगे, है ना, क्या पढ़ना है, कौन से विषय के लिए पढ़ना है, बुक के बारे में बता दूंगा कि कौन से बुक से अभी शुरू करने वाला है। फिलहाल में देखिए कोई भी बुक हो, आपको बिहार बोर्ड पढ़ना है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है, देन उसके बाद ही किसी भी प्रकाशन का बुक उठाइएगा। किसी भी प्रकाशन के लेना होगा, मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार बोर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, ठीक है, दोनों पढ़ना ही पड़ेगा आप सभी को। उसके अलावा अलग किसी प्रकाशन का बुक पूछिएगा तो बताऊंगा कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कौन कौन प्रकाशन का बुक लेना है, मैं बता दूंगा, आप वहां से बुक ले लीजिएगा मन करेगा तो। हालांकि मैं हर चीज में यहाँ पर
प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, हर वो चीज लेके आऊंगा, नोट्स लेके आऊंगा, जो भी बेस्ट रहेगा, जो आपको अंदर से बूस्ट देगा, अंदर से आपको एनर्जी भर देगा, वैसे वैसे पीडीएफ लेके आऊंगा कि चीजें आपको बेहतर तरीका से लगे और अच्छे से समझ आए। जैसे मान के चलिए कि 2-3 बुक है, 2-3 बुक को मैं बताऊं कि आप जो है महेशखंड बंडवाल के ले लीजिए, दृष्टि का ले लीजिए, एनसीईआरटी के लीजिए, बिहार बोर्ड के लीजिए। मैं क्या कर रहा हूं कि हर किसी को मैं मिलाकर एक पर्सनल नोट्स बना रहा हूं आप सभी के लिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। वो सब किसी का कंबाइंड रहेगा और उम्मीद रहेगा कि कुछ भी ना छूटे, है ना। चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आने की गारंटी रहेगी, बिल्कुल रहेगी, क्योंकि पिछले एग्जाम में आप सभी जानते हैं बहुत ही डिटेल से समझाया था, बताया था और आया भी था, बहुत सारे क्वेश्चन आया था, बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, चीजों को डिटेल्स बताऊंगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। कल भी आप सभी को बता दूंगा और संडे से लाइव बिल्कुल ही आना है आप सभी को 7 बजे, याद रखिएगा। चाहे एप्लीकेशन में देरी हो या ना हो, एप्लीकेशन आ जाएगा तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा जल्द ही। नहीं आ रहा है क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, काफी समय लगता है इसमें, है ना। 1 हफ्ते हो चुका है फिर भी लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेट होगा तो मैं आप लोगों को संडे से कंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि बैच बहुत जल्दी शुरू करना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है ना। आप सभी का कई बार मैसेज आ रहा है बार बार, इसीलिए मैं चाहता हूं शुरू कर देने के लिए, ठीक है। तो ये जो पहाड़ के बारे में बता रहा था, पहाड़ आज ये यहाँ पर देखिएगा तो ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत आप सभी को कई बार बताया हूं कि हिमालय पर्वत देखेंगे, हिमालय पर्वत, तो ये हिमालय पर्वत जो है 3 हिमालय पर्वत है। एक को बोलते हैं क्या, बृहद हिमालय, या इसी को महान हिमालय बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, महान हिमालय बोलते हैं। बीच वाले जो है ये क्या है, तो याद रखिएगा लघु हिमालय, या इसी को बोलते हैं निम्न हिमालय, या इसी को बोलते हैं मध्य हिमालय। नीचे वाले क्या बोलते हैं भैया, शिवालिक, क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। इसके ऊपर 3 और पहाड़ी है, 3 और पहाड़ी याद रखिएगा। इसको बोलते हैं काराकोरम, दूसरे को लद्दाख, तीसरे को जास्कर और चौथे को पीर पंजाल। क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये जो जास्कर है ये किसका हिस्सा है, तो याद रखिएगा जास्कर जो है ना ये महान हिमालय का ही हिस्सा है, और पीर पंजाल जो है ना ये लघु हिमालय का ही हिस्सा है। बीच में टूट गया है, बीच में दरार बन गई, जिसको दर्रा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां आने के बाद एक और पहाड़ है, ये पहाड़ का नाम है कौन सा, आराकाम योमा पर्वत। कौन सा, आराकाम योमा पर्वत, जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। यहां आइएगा तो एक और पहाड़ है, यहां पर एक और पहाड़ जिसका नाम है हिंदकुश पर्वत। क्या नाम है भैया, हिंदकुश पर्वत, जो भारत और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है। मतलब पहले पाकिस्तान भारत में था, तब भारत और अफगानिस्तान को अलग करता था। यहाँ पर एक दर्रे हैं, 3 दर्रे हैं, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा और बोलन दर्रा। ये दर्रा के बारे में क्वेश्चन पूछा था, और जब भी पढ़ाता हूं मैं बार बताता हूं कि ये इसी दर्रे के रास्ते ही अफगानी शासक भारत पहुंचे थे, भारत में कब्जा किए थे। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा जो है 3 दर्रे हैं, जिसमें से बोलन दर्रा के बारे में क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दिया था, ठीक है, पूछ दिया था, है कि नहीं है। आगे जी, आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ये पाकिस्तान जो देखेंगे, ये पाकिस्तान का, तो यहाँ पर देखेंगे तो पहाड़ी है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ ये पाकिस्तान में। और ये जो पहाड़ियाँ है, ये पहाड़ियाँ जो है आपका यहाँ साइड में, ये पाकिस्तान में देखेंगे, इस साइड में जो पहाड़ी है, ये साइड में जो पहाड़ी है आपका, इन पहाड़ियों के मध्य में जो जगह है, इन जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेहरगढ़। क्या बोलते हैं भैया, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ से क्या याद रखना, दुनिया में सबसे पहले जो खेती का साक्ष्य मिला, या भारत में सबसे पहले खेती के जो साक्ष्य मिले, इसी मेहरगढ़ से मिला है। कहां से मिला है, मेहरगढ़ से। किन पहाड़ियों के बीच में, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के। कहां ये पहाड़, तो पाकिस्तान में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे जी, और भी जैसे जैसे डाटा मिलेगी बताते चलूंगा चीजों को, कुछ भी छूटेगा नहीं। और ये चीजें जो है ना आप लोगों को संडे से अरेंज वे में आएगा, ढंग से आएगा। एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक, आपका इकोनॉमिक्स, साइंस में जो आप लोग का जीएस का 40% का नंबर है, वो हर चीज आएगा। चाहे आप बिहार पुलिस एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए पता है पहले से कि 9th पढ़ना बहुत ही जरूरी, अब तो सिलेबस वही बता दिया है कि नहीं है। तो जिस भी क्लास की तैयारी हो मैं डिटेल में कराऊंगा आप सभी को। आगे आ जाइए, उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखेंगे तो कह रहे हैं कि 30 डिग्री का अंतर है। क्या 30 डिग्री का अंतर है भैया, तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट शुरू है और 37 डिग्री 6 मिनट तक है। टोटल बीच में देखेंगे तो 30 देशांतर रेखा है। कौन सी है, 30 देशांतर है, ठीक है, 30 देशांतर है। 30 क्या है, अक्षांश है, अक्षांश भी और देशांतर भी 30 ही है। कैसे, देशांतर देखेंगे तो 68-7 से शुरू है और 97-25 तक है। इसमें भी काउंट करेंगे तो लगभग 30 गो देशांतर होगा, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत में लगभग कितना है, 30 गो है। कितना भैया, 30 डिग्री का है।
1 डिग्री से दूसरे डिग्री में सूरज की रोशनी पहुंचने में 4 मिनट लगता है। कितना लगता है भैया? 4 मिनट लगता है। ये बताइए 30 डिग्री पार करने में सूरज कितना लगेगा? कितना लगेगा भैया? 120 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 120 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, कितना मिनट का लग जाएगा? 120 मिनट का समय लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज निकलता है पूरब से सूरज निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अरुणाचल प्रदेश, जो इस वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सूरज जो ईस्ट में, यहाँ सूरज जो निकलेगा तो यहाँ आते आते, यानी कि यहाँ पर आते आते आपका जो है ये गुजरात में आते थे, कितना समय लग जाएगा? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। समझ आया? कितने घंटे का अंतर हो जाएगा? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। उसके बाद आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के उत्तर से पूरब में, उत्तर पूरब में जो किलोमीटर की जो दूरी है वो कितनी है? याद रखिएगा 281 किलोमीटर जो है अधिक है। क्या है? अधिक है। यहाँ अधिक कीजिएगा, कम नहीं, अधिक कीजिएगा। ठीक है, क्या है? अधिक है। ठीक, यहाँ लिखिएगा अधिक है। क्या मतलब कहने का रहा है? कह रहा है कि नॉर्थ से साउथ कितना था? 3214 किलोमीटर था, यही था ना। और इधर से इधर कितना था बताइए? 2933। तो कह रहा है कि इससे जो है कितना ज्यादा है, तो इसको घटा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा कितना ज्यादा है, लगभग 281 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे समझते लो, आगे समझते लो, आगे जानते लो। अब यहाँ अक्षांशीय विस्तार लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है कि कर्क रेखा बारे में दिया है, कर्क रेखा के बारे में। आइए कर्क रेखा बता देता हूँ। कर्क रेखा यहाँ जी, कर्क रेखा देख लीजिए। कर्क रेखा जो है ना भारत के बीचों बीच से गुजरा है। कहाँ से गुजरा है? यहाँ से गुजरा हुआ है कर्क रेखा। ये है 23.5 डिग्री वाली उत्तर साइड में, यानी कि पूरे ग्लोब में 23.5 डिग्री उत्तर साइड की जो रेखा होती है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, जो भारत के अलावा विभिन्न देशों से गुजरा हुआ है। भारत के अलावा विभिन्न देशों से गुजरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, समझे ना? उसके बाद आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन कौन राज्य से गुजरा है? तो ये गुजरात, गुजरात के बाद जो है आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। कौन सा भैया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद जो है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आता है त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, 8 राज्य याद रखिएगा। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। झारखंड के बाद ये आपका क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 जो है आपको याद रखना है। 8 के 8 क्या राज्य याद रखना है, जो कर्क रेखा जहां से गुजर रही है। क्वेश्चन पूछता है कर्क रेखा जो है किस राज्य की राजधानी से गुजरती है? तो ये रांची से गुजरती है। किसकी राजधानी है बताइयो? झारखंड की राजधानी है। क्वेश्चन पूछता है कि ये कर्क रेखा भारत में गुजरते समय एक बीच में एक देश से गुजरती है। कौन से देश से बताइए? तो बांग्लादेश से गुजर रही है। गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है? बांग्लादेश से गुजर रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बांग्लादेश से गुजर रही है। आगे आ जाइए, आगे समझते हैं लो, आगे आते लो, आगे समझते लो, और भी चीजें जानने की कोशिश करते लो। अब यहीं पर देशांतर रेखा बता देता हूँ। देशांतर रेखा, ये जो है देशांतर रेखा। क्या है देशांतर रेखा? ये जो है यूपी के बाद आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, है ना? उत्तर प्रदेश के बाद आ जाएगा आपका एमपी। ठीक है, एमपी के बाद आ जाएगा उसके बाद उड़ीसा के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कितना हो जाएगा आपका? कितने राज्य है? 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से जो है देशांतर रेखा गुजरता है। क्वेश्चन पूछता है देशांतर रेखा जो है इसकी समय रेखा कहां पर निर्धारित की गई है? तो इलाहाबाद के नैनी में। कहां पर? इलाहाबाद के नैनी में। और इसी नैनी को कभी कभी मिर्जापुर भी बोलता है, जगह मिर्जापुर है। ठीक है ना? तो इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर में समय रेखा निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे समझते हैं लो। अगला देखेंगे लो, आगे देखेंगे लो और भी क्या क्या चीजें दी गई है। और आएंगे लो, यहाँ लिखा है कि भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, चूटान लिख दिया है। ये बताइए, इसको लिखना चाहिए यहाँ भूटान। ठीक है, टाइपराइटर भी बोर आ गया है। भूटान। ठीक है, भूटान की जगह नेपाल, पाकिस्तान सहित कुल 5 देश जो है आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। ये क्या बता रहा है यहाँ समझिए, भारतीय उपमहाद्वीप क्या बोल रहा है। आइए फिर से मैप से बताते हैं आप सभी को। यहाँ आ जाइए, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब क्या होता है? मतलब क्या है ना, प्राकृतिक रूप से भारत खुद अलग है। कैसे अलग है ध्यान से देखिए। अभी जस्ट बताया, यहाँ था कौन सा पर्वत? हिंदुकुश। यहाँ था कौन सी पर्वत बताइए? कौन सी पर्वत था? यहाँ हिंदुकुश, और इस साइड में हिमालय पर्वत, और इस साइड में अराकाम पर्वत। इसके बीच में कौन कौन देश आ रहा है? एक अपना प्यारा सा भारत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक यहाँ पर आ रहा है पाकिस्तान,
एक आ रहा है नेपाल, एक आ रहा है भूटान, एक आ रहा है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। यानी इन सभी को मिला के देखा जाए तो भारत खुद अलग है प्राकृतिक रूप से। इसको बोला जाता है भारतीय उप महाद्वीप। क्या बोला जाता है? उपद्वीप, उप महाद्वीप बोला जाता है, ठीक है, उप महाद्वीप बोला जाता है, मतलब एक महाद्वीप की तरह ही अलग है। आगे आइए, आगे समझते लो। और भी चीजें बहुत सारी मिलेगी, जो भी चीजें छूटेगा वो चीजें जो है आप सभी को करा दिया जाएगा। यहाँ लिखा है कि 5 घंटे का अंतर है और वो 45 मिनट का अंतर है। ये क्या है? तो कह रहा है कि केरल में जो है ना 45 मिनट का मात्र अंतर है, केरल में देखेंगे तो 45 मिनट अंतर है, और वही ले यानी जम्मू कश्मीर में 5 घंटे का। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ जी फिर मैप्स आपको बता देते हैं। यहाँ जी कह रहा है ना कि यहाँ पर जो है ना मात्र जो है यहाँ पर जो है 45 मिनट का अंतर है, 45 मिनट का अंतर है, और यहाँ जो है ना 5 घंटे का अंतर है। काची घंटे का अंतर है भैया? तो एक्चुअली में होता क्या ना कि सूरज मान के चलिए यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है, ठीक है, सूरज की लाइट जो है ना यहाँ पर तेज पड़ता है या ज्यादा पड़ता है सूरज की लाइट, और वही इस साइड में बहुत दूर होने के कारण सूरज की लाइट जो होता है कम पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सुबह हो जाएगा जल्दी, क्या हो जाएगा? सुबह क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। सुबह क्या हो जाएगा भैया? जल्दी हो जाएगा। और शाम जो है क्या होगा? शाम जो है क्या होगा बताइए तो? लेट से होगा। इसीलिए या दिन और रात के बीच में मात्र 45 मिनट का अंतर होता है, यानी लगभग 11 घंटा 15 मिनट तक यहाँ लाइट दिखाई देता है कि नहीं है? वही यहाँ पर देखेंगे, एक तो लेट से सुबह और जल्दी क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, शाम हो जाएगा। यानी कि यहाँ लगभग जो है आपका देखा जाए तो 7 घंटे का ही दिन होता है, बाकी जो घंटे जो है रात रहता है ज्यादातर। वही कह रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि ये रीजन क्या है? सूरज की रोशनी की वजह से होता है, दूर होने के कारण, विषुवत रेखा से दूर होने के कारण ये सब घटनाएं होती है। उसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये चीजें मैं बता रहा हूं तो डिटेल से नहीं आएगा। जैसे ही क्लास हम लोग संडे शुरू किया जाएगा लाइव, उसमें एक एक पॉइंट को बहुत स्लोली 1 घंटे 1.5 घंटे में चीजों को समझाऊंगा, बहुत डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ ये बताने के लिए बता रहा था कि चीजें कैसे पढ़ना है, हम लोग को अरेंज वे में ढंग से पढ़ना है। इसमें और भी करेक्शन होगी, और भी चीजें आएगी, ठीक है। 82.5 डिग्री वाला बता दिया, वही था समय रेखा जो देशांतर रेखा थी, ठीक है। कोई भी देशांतर रेखा जो होती है ना, खींचने की एक तरीका होता है कि 7.5 डिग्री के अंतर पे खींचे या 30 मिनट के अंतर पे खींचे। 7.5 डिग्री का मतलब ही होता है 30 मिनट। कैसे? अभी बोला कि 1 डिग्री से दूसरे डिग्री जाने में 4 मिनट, तो 7.5 में आप जोड़ के देखिए, 7 डिग्री 28 मिनट हुआ और आधा डिग्री 2 मिनट हुआ, 30 मिनट हो गया, है कि नहीं है? आगे जी, आगे समझिए। आगे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, तो कटिबंध के बारे में दिया, वही 5 घंटा और 45 मिनट आपको बता ही दिया। उसके बाद आते हैं, आगे समझते लो। यहाँ देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर उसकी तटीय सीमा रेखा, और जलीय सीमा रेखा 7516.6 था। ये चीजें मैं डिटेल से आपको बता दिया। सबसे ज्यादा तट देखेंगे तो अंडमान निकोबार का है, 1962 जो है। इसको याद रख सकते हैं कि अगर तटीय में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है? तो अंडमान निकोबार का है। इसकी तट रेखा जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे आते लो। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ चीजें आपको डिटेल में समझाई दिया कि कौन सा है। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है कि 22 डिग्री के बाद जो है भारत जो है पतला होते गया, 22 डिग्री पतला हो गया। ये क्या है? इसको आज यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ पर आजिए, यहाँ देखिए, कह रहा क्या ना कि भारत जो है ना 22 डिग्री के बाद पतला होते गया। कैसे पतला होते गया? यहाँ देखिए, अभी मैंने बताया कि ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये कर्क रेखा है। यह कितना डिग्री वाला? तो 23.5 डिग्री वाला है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन होगा, ये लाइन जो होगा क्या होगा? तो ये होगा 23 डिग्री, और उसके जस्ट जो नीचे लाइन जो है वो कितना है? 22 डिग्री। क्या भैया? 22 डिग्री। 22 डिग्री से देखेंगे तो सीधे भारत जो है क्या होता जा रहा है? पतला होते जा रहा है। यानी 22 डिग्री से नीचे आने के बाद भारत जो है पतला होते जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया? हो रहा है, ठीक है। आगे आ जाइए, वही चीज यहाँ बताने की कोशिश किया है। अब यहाँ दिया है तट के बारे में, कौन कौन तट है, हालांकि मैं डिटेल से बताऊंगा आप सभी को। यहाँ देखेंगे इसको बोला जाता है कच्छ का तट। क्या बोला जाता है? कच्छ का तट। और यहाँ देखेंगे तो इसको बोला जाता है काठियावाड़ तट, ये जो जगह है। उसके बाद देखेंगे तो कोंकण तट। कोंकण तट के बाद नीचे आएंगे तो मालाबार तट। और क्वेश्चन पूछा था कि इन दोनों के बीच में कौन सा तट है, तो याद रखिए कोंकण तट है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ आएंगे तो कोरोमंडल तट। क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ पर सबसे पहले बारिश होती है, मतलब आने वाला मानसून सबसे ज्यादा यही पर होती है, मलाबार तट पर। और लौटता मानसून जो है कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट, जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद आएंगे तो उत्तरी सरकार तट है, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर येंगा तट है, और इसके बाद उत्कल तट है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा आप सभी। तट के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ाया जाएगा।
ठीक है, हो गया ये कंप्लीट। और भी इसमें चीजें आएंगी धीरे धीरे, इसका एमसीक्यू आएगा, इसकी चीजें जो है कंप्लीट होते रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को जो है, आप सभी का जो काम क्या है, आप सभी को जो है, आप सभी जो है कल जो है, कल यानी कि कल जो है आप सभी को कल से कंटिन्यू जो है चीजें मैं बता दूंगा। संडे से कल और संडे से, यानी कि संडे से आपका जो है, संडे से क्या हो जाएगा, लाइव क्लास जो है आपका शुरू हो जाएगा। लाइव क्लास जो है 7 PM 7 बजे डेली शाम को लाइव क्लास शुरू हो जाएगा संडे से। आप सभी को कंटिन्यू आना है, कंटिन्यू पढ़ना है। आप सभी को मैं पढ़ाऊंगा, आप सभी को सारे विषय पढ़ाऊंगा, जितने भी आर्ट्स का विषय है ना, आर्ट्स का विषय है, हिस्ट्री हो जाएगा आपका, चाहे जियोग्राफी हो जाएगा, चाहे पॉलिटिकी हो जाएगा, चाहे इको हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद से और भी क्लास आएंगे, जैसे जीएस का क्लास आएगा। जीएस में आपका मैथ भी रहेगा, साइंस भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा, और उसके बाद से हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो है वो तो चलबे करेगा इसमें भी। ठीक है कि नहीं है, तो चीजें कंटिन्यू आएगा। ठीक है, ऐप के बारे में मैं बता दूंगा, ऐप के बारे में आप सभी को डिटेल समझा दूंगा कि ऐप कब आने वाला है, कैसे आने वाला है। हालांकि ऐप तो मैं भी चाहता हूं कि जल्द से जल्द आ जाए, नहीं भी आएगा, लेट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को जो है ऐप आए या ना आए, संडे से क्लास हम लोग को शुरू कर देना है। संडे से क्लास डिटेल से पढ़ना है। हर क्लास के लिए, हर जॉब के लिए अलग अलग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। चाहे वो टीआरई वाले लोग जुड़ेंगे तो उनको डिटेल से बताया जाएगा, पीआरटी के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, हर क्लास के लिए अलग अलग डिटेल से समझाया जाएगा, 11 12 के लिए, हर किसी के लिए। ठीक है, और ऐसे भ्रम में नहीं रहना है कि जो है क्या पढ़ा जाए, नहीं पढ़ा जाए, पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि सिलेबस दिन पर दिन बदल रहा है। पिछले के कंपेयर में एग्जाम में आप देखेंगे तो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है सिलेबस। ठीक है, पिछला अगर मॉडर्न पूछा था तो इस बार एंशिएंट उठाकर पूछ दिया, मेडिवल उठाकर पूछ दिया, कभी आपका वर्ल्ड पूछा नहीं था तो वहां वर्ल्ड पूछ रहा है कि नहीं है। जहां चीजें जो है धीरे धीरे, ज्योग्राफी में भारत की भूगोल सीमित था, वहां वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी बहुत डालना शुरू कर दिया है। तो सिलेबस कुछ भी बदल सकता है, तो आप जो है चीजों को अब डिटेल में पढ़ना है। ये भ्रम में ना रहे कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ ले तो हो जाएगा, कितना पढ़े तो नहीं होगा, पढ़ना सब कुछ है। ठीक है, इस बार जो है मेहनत पिछले बार से ज्यादा करना पड़ेगा, चीजों को और बेहतर वे में पढ़ना होगा, और सिलेक्टिव तरीके से मैं बताऊंगा। पहले एनसीईआरटी बिहार बोर्ड कंप्लीट कर देंगे लोग, उसके बाद मैं बताऊंगा। जैसे जैसे समय कम आएगा वैसे वैसे मैं आप लोग इलेक्ट्रॉनिक टाइप का एक चीजें सेशन चलाते रहूंगा, जिसमें कुछ स्पेशल नोट्स, स्पेशल बैच आएगा, एमसीक्यू आएगा, जो आपको आपकी एग्जाम में आपको क्या करेगा और आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और बेहतर तरीका से आपको एग्जाम में बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीजें समझ पा रहे होंगे। आप लोग का ऐप जल्द मिल जाएगा, हर चीजें जल्द डिटेल में पता चल जाएगी, और बुक वगैरह एनालिसिस के वगैरह बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, वो भी चीजें बता दूंगा, है ना। संडे को मैं डिटेल, संडे आप कंफर्म लाइव आइएगा 7 बजे, अगेन बता दे रहा हूँ 7 PM। ठीक है, संडे को लाइव आप लोग बिल्कुल जुड़े, लाइव आप लोग बिल्कुल जुड़े। जिस तरह का भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी चीजें आप वहां पर पूछ लीजिएगा, क्योंकि संडे लाइव सेशन में कंटिन्यू करके आप लोग को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। मंडे से हम लोग क्लास एकदम कंटिन्यू चलना शुरू कर देंगे। संडे जिसको भी डाउट होगा, जो भी डाउट होगा आप पूछ लेंगे संडे को। ठीक है, बुक हो, पढ़ना कैसे है, कब बैच आएगा, क्या चीज आएगा, किस तरह आएगा, हर चीज के बारे में आप लोग को संडे को पूछ लेना है 7 बजे। और कल भी यानी संडे कब, परसों को। ठीक है, कल सैटरडे को आप लोग क्लास वगैरह आएगा। ठीक है, कल सैटरडे को आप लोगों का क्लास वहां आएगा, है ना। कल मैं अगर समय रहा तो कल आप सभी को 10 बजे के करीब में, 10 बजे के करीब में आप सभी को जो है मैं 10 बजे से पहले ही 9 बजे आप लोग को वीडियो डालूंगा, है ना। बिहार के बारे में याद रखिएगा, कल जो है आप लोग को वीडियो मिल जाएगा बिहार के बारे में। क्या मिलेगा भैया, बिहार के बारे में स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके बिहार के बारे में मिलेगा, स्टैटिक जीके, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इतनी तगड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि समझ जाइए कि एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम, उसमें से 3-4 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। पिछली बार मैंने एक क्लास पढ़ाया था जिसमें से 3 क्वेश्चन बिहार के आए हुए थे। कौन कौन क्वेश्चन आए हुए थे, वही वाला बिहार का क्षेत्रफल के बारे में, कि पूरे भारत में कितना उसका एरिया छेक के रखा, कितना परसेंटेज जनसंख्या वृद्धि वाला पूछा हुआ था। 3-4 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो बिहार से सीधे सीधे डायरेक्ट आए हुए थे। सिर्फ 1-2 क्लास मैंने कराया था और बोला था कि ये क्वेश्चन 100% आएंगे, और वो आया था। ये भी क्लास जो है, कल का क्लास मिस नहीं कीजिएगा। जिनका एग्जाम होगा कांस्टेबल वाला जो है, कांस्टेबल वाला, बिहार पुलिस वाला, जिनका जो है एग्जाम है 7 तारीख से जिनका एग्जाम होने वाला है, तो वो लोग याद रखिएगा, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आने वाले समय में भी हर कोई याद रखेगा, मतलब एक काम के लिए रहेगा। ठीक है,
तो उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आप समझ गए होंगे। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।